अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो आप में से काइंडली जो है वो मुझे मैसेज करके बता दें कोई। ओके, अच्छा, आज के इस लेक्चर के बाद जो है ना वो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग इस सेशन को किस तरह से लेके चलेंगे, क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन बच्चों की तरफ से क्वेरीज आ रही थी कि हम कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे चलेंगे। ठीक है, तो आई डिसाइडेड कि एक ही दफा में जो है वो इस लेक्चर में, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, हम लोग आपको बता देंगे कि ये तरीकाकार होगा, इसके मुताबिक जो है वो हम इस सेशन को लेके चलेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज FIA एक्ट का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले जो है वो हम क्या पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में हम इसकी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इसका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, लेट मी चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन ताकि बाद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो जी। तो हमारे पास आज हमने क्या पढ़ना है जी, आज हमने पढ़ना है सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के दो मानी है। एक तो है आइन, जो पाकिस्तान का आइन है, आइन है पाकिस्तान, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक और मीनिंग भी है, वो क्या है? किसी चीज की बनावट को, किसी चीज के बनाने को भी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, और वो जो कमेटी है वो फैक्ट्स फाइंड करेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है? एक तो इसका मतलब आइन है जिसको हम दस्तूर कहते हैं, ठीक है, या किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये भी होता है किसी चीज को बनाना। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि मेकिंग। तो इसको यहाँ पे हम कौन सा मीनिंग लेंगे? अब सवाल ये है कि यहाँ पे कौन सा मीनिंग लिया जा रहा है। तो अगर आप गौर करें तो इसने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी, यानी एजेंसी जो है उसकी मेकिंग जो है वो कैसे हुई है, किस सेक्शन के तहत हुई है। यहाँ पे एक्चुअली ये वाला इसके बनाने की बात हो रही है। ठीक है, अब आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस सेक्शन के तहत बनी है, तो आप क्या जवाब देंगे? सेक्शन 3 के तहत। ठीक है, तो ले जी इसका सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये आपको जगह जगह में मिलेगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस लॉ। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस लॉ का मतलब क्या है कि इस लॉ में जो कुछ भी लिखा है उसके बावजूद, मिसाल मैं लिख देता हूँ, इस कानून में जो कुछ भी लिखा है इसके बावजूद। ठीक है, इस कानून इन इन एनी अदर लॉ, इस कानून के अलावा। अब यहाँ कह रहा है कि इस कानून के अलावा, कहता है किसी भी कानून में जो भी लिखा है उसके बावजूद। सही है, तो क्या कहता है? फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि इस वक्त जो है वो कानून इस वक्त लागू है। द फेडरल गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट एन एजेंसी टू बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कहते फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है एक एजेंसी जिसका नाम क्या होगा? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। विफाकी तहकीकाती इदारा, उसको उर्दू में आप क्या पढ़ेंगे? विफाकी तहकीकाती इदारा, विफाकी तहकीकाती इदारा। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फॉर इंक्वायरी इनटू, किस पर्पस के लिए? इंक्वायरी करने के लिए, जैसे पुलिस इंक्वायरी करती है ना वैसे। एंड इन्वेस्टिगेशन, और तहकीकात करने के लिए। ऑफ द ऑफेंसेस, ऑफेंसेस क्या होते हैं? ऑफेंसेस बच्चों जुर्म होते हैं। किस चीज के? जुर्म की तहकीकात करने के लिए। स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल, जो कि नीचे स्केड्यूल में दिए हुए हैं। जब हम स्केड्यूल देखेंगे उसमें बहुत सारे लॉज दिए हुए हैं जो कि जराइम से रिलेटेड हैं। उन जराइम के तहत जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो कौन करेगा? FIA करेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग एन अटेम्प्ट, और इसमें वो वाली चीजें, वो वाले ऑफेंस भी शामिल है जिन जो असल में नहीं हुए, सिर्फ अटेम्प्ट किए गए। अटेम्प्ट का क्या मतलब है? कोशिश की गई। मिसाल के तौर पे, अच्छा कोशिश क्या होती है? कोशिश का मतलब ये है कि आपका बाइक खड़ा है आपके घर के बाहर, ठीक है, और एक बंदा आया, आके उस पे बैठा और आके उसने ताला तोड़ लिया। ठीक है, ताला तोड़ के अब उसके सीधा करके बैठने ही वाला था कि आप पहुंच गए और आपने उसको दबोच लिया। तो उसने एक्चुअल में तो कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। सही है, देखा जाए तो वो आपकी बाइक लेके तो नहीं भागा। अभी अभी तो उसने सिर्फ उसको जो है वो हाथ लगाया था, या उसका सिर्फ ताला तोड़ा था। तो वो आपको कहे कि भाई मैंने तो अभी तक जो है ये जुर्म किया ही नहीं है, तो आप कहेंगे कि नहीं बेटा, अटेम्प्ट तो किया है ना आपने। आप बेशक, अगर मैं ना अगर यहाँ पे पहुंचता टाइम पे, आपने तो लेके चले जाना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जुर्म नहीं, उस जुर्म की जो अटेम्प्ट है वो भी जुर्म है, उसको भी FIA देखेगा। और कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? कॉन्स्पिरेसी कहते हैं साजिश को। किसको कहते हैं? साजिश। या कोई शख्स अगर साजिश करता है, ठीक है, उस जुर्म के लिए क्या करता है? साजिश करता है, तो भी जो है वो आप क्या करेंगे?
तो भी इसका मतलब ये है कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कौन करेगा? एफआईए करेगा, यानी आपका जो विफाकी तहकीकाती इदारा है वही कार्रवाई करेगा। ठीक है, अब देखें, मैंने इसको जो है वो बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझा दिया कि गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, सेक्शन 3 के तहत विफाकी तहकीकाती इदारा बनाने का जो है वो यहाँ पे फैसला किया है इस सेक्शन के अंदर। और वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, किन ऑफेंसेस की, ठीक है, जो नीचे शेड्यूल में लिखे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे, शेड्यूल में कौन कौन से ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग एन अटेम्प्ट, चाहे वो असल में वो ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, चाहे उसकी सिर्फ कोशिश की गई है या उसके लिए कॉन्स्पिरेसी की गई, साजिश की गई, ठीक है, या उसके लिए जो है ना वो प्लानिंग की गई टू कमिट, उसको कमिट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये किसी भी जुर्म के लिए साजिश क्या होती है या कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? मिसाल के तौर पे आपको किसी ने बताया कि आपका जो घर है ना उसमें चोरी करने के लिए ना फलां जगह पे बंदे जो हैं वो आपस में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, सही है? तो आपने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। आप तुम्हें कैसे पता लग गया? वो कहता है जी मैं खुद जो है वो वहां पे मौजूद था, तो उन्होंने मुझे भी साथ मिलाने की कोशिश की। ठीक है, तो मैं तो जी आपके साथ जो है वो लॉयल हूँ, तो इसलिए मैंने आपको फौरन आके बता दिया। अगर आपको यकीन ना हो ना तो आप वहां पे जाके देखें, तो आपका फलाना जो मुलाजिम है ना वो भी इस वक्त उनके साथ बैठा हुआ है, और वो बैठ के जो है ना वो यही बातें कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ जो है वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपके घर में घुस के जो है उन्होंने डकैती लगानी है या चोरी करनी है। तो वो वहां पहुंचते हैं और उनको पता लगता है कि हाँ भाई वाकई वो लोग जो है वो तो प्लान कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने आपके घर का नक्शा जो है वो सारा बनाया हुआ था कि इस घर के अंदर ये फलां फलां कमरे हैं, वो और वो नक्शा भी आपको वहां से मिल जाता है, यानी एक रफ सा ड्राफ्ट बनाया हुआ था उन्होंने, एक स्केच बनाया हुआ था, और आपको पता लग जाता है। इसे कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। ठीक है, किसी जुर्म को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी जो है वो एफआईए देखेगा। सही है, ये तो मैंने चोरी की तो सिर्फ आपको मिसाल दी है, इसके अलावा बहुत सारे जराइम होते हैं जिनकी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई कोई मुल्क के खिलाफ कोई काम कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, ठीक है, उसकी बात हो सकती है, या उसकी सिर्फ अटेम्प्ट हो सकती है। एंड अबेटमेंट, इसके अलावा अगर इन सारे जराइम के अंदर कोई अबेटमेंट कर रहा है, अबेटमेंट कहते हैं बच्चों एयानत को, एयानत 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 का मतलब है किसी की मदद करना। जुर्म में मदद करने का मतलब क्या है कि आप भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स ये कहे कि जी किसी के साथ कोई उसे चोर अपने साथ ले जाए और उसे कहे, या डकैत कोई अपने साथ ले जाए और उसे कहे कि जी आपने बस दुकान के बाहर खड़े होना, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं जैसे ही कार्रवाई डाल के आऊंगा अंदर से जो है ना वो पैसे लूट के आऊंगा, तो तुमने जो है मोटरसाइकिल भगा देनी है। तो वो बाहर खड़ा हुआ वो कहे जी मुझे तो पता ही नहीं था, इसने मुझे कहा था जी मैं अंदर से सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, इसका मतलब है कि उसने एयानत का जो जुर्म है वो कर लिया, उसने उसकी मदद का जुर्म जो है वो कर लिया, और उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उसको मासूम कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये था जी सब सेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी, जिसमें हमने ये देखा कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो एक विफाकी तहकीकाती इदारा बनाएगी जो कि तमाम के तमाम ऑफेंसेस जो कि शेड्यूल में लिखे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो ऑफेंसेस हैं या उनकी अटेम्प्ट है या उनकी कॉन्स्पिरेसी है या उनकी अबेटमेंट है, उन सबको वो देखेगी, उनको वो डील करेगी। तो बच्चों ये सबसे आसान तरीन तरीका है जिसके जरिए से मैं आपको इसका एक्ट पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोगों के ऊपर फर्ज है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। देखिए, जैसे वर्ड बाय वर्ड मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो और इसी तरह से आपको ये याद होना चाहिए, पूरे का पूरा एक एक वर्ड का आपको जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सब सेक्शन 2 है, द एजेंसी शेल कंसिस्ट ऑफ ए डायरेक्टर जनरल। एजेंसी जो है उसमें क्या होगा, एक डायरेक्टर जनरल होगा, जो मैं आपको शुरू में भी अगर पहले वाले 2 लेक्चर्स आपने देखे हैं तो मैं बता चुका हूँ। टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, उसको विफाकी हुकूमत लगाएगी। एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स, और इसके अलावा उतने ऑफिसर्स भी लगाए जाएंगे एज द फेडरल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट टू बी मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। जितने फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बेहतर समझेगी, ठीक है, तो उतने ऑफिसर एज ए मेंबर ऑफ एजेंसी जो है वो लगा दिए जाएंगे। ऑफिसर्स को यहाँ पे जो है वो मेंबर ऑफ एजेंसी भी कहा जाएगा। ये देखें, ये जो अभी अभी हायरिंग हो रही है, अभी आप लोगों ने जो अप्लाई किया है, ये भी जो है वो इसी की एक कड़ी है कि अगर जब भी गवर्नमेंट चाहेगी वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर क्या करेगी, रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देगी, भर्तियां जो है वो शुरू कर देगी, उसका इश्तेहार देगी और फेडरल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेगी, उसके बाद उसका इश्तेहार देगी, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद क्या होगा, उनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एजेंसी का अब यहाँ पे मैं इस पूरे को जो सेक्शन 2 है, सॉरी सब सेक्शन 2 है, इसको मैं आपके सामने समराइज करने लगा हूँ। अब उन्होंने कहा है कि एजेंसी का एक डायरेक्टर जनरल होगा जिसको कौन लगाएगा, फेडरल गवर्नमेंट।
यानी कि विफाकी हुकूमत लगाएगी। और वो जो और गवर्नमेंट है वो चाहेगी तो जितने भी बंदे उसको चाहिए होंगे वो इस एजेंसी के अंदर अपॉइंट कर देगी। जैसे अभी उन्होंने कहा कि हमें 1493 बंदे चाहिए, 1493 बंदे चाहिए। कितने? 1493, 1493 लोग हमें इसमें चाहिए। और वो जारी बात है उनकी अप्रूवल हो गई, और आप लोग जो है वो उसी सिलसिले में अप्लाई करके आज तैयारी के लिए इधर बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह कल को आप लोग हायर होके इस इदारे का हिस्सा होंगे। लेकिन जी ये था हमारा सेक्शन 3। इसका सब सेक्शन 1 क्या है, सब सेक्शन 2 क्या है, हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है बच्चों? दिस इज सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। सुपरिटेंडेंस क्या होता है? सुपरिटेंडेंस होता है इसकी सुपरविजन, सुपरविजन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? इसका निजाम। अच्छा भाई, सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एजेंसी की वो कौन चलाएगा? ठीक है, यानी कि आप इन शॉर्ट ये देख लें कि इसकी निगरानी कौन करेगा एजेंसी के काम की, या इसका जो निजाम है वो कौन चलाएगा। द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको देखेगी। इसका मतलब ये है, कल भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर जनरल किसको रिपोर्ट करेगा? वो सेक्रेटरी इंटीरियर को रिपोर्ट करेगा। सेक्रेटरी दाखिला को। किसको? सेक्रेटरी दाखिला को। डीजी जो है वो किसको रिपोर्ट करेगा? सेक्रेटरी इंटीरियर, जिसको सेक्रेटरी दाखिला भी कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कौन होगा? इसके ऊपर वजीर दाखिला होगा। वजीर दाखिला के ऊपर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये इस तरह से जो है वो हायरार्की है। तो सुपरिटेंडेंस इसकी किसके पास है, या इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास है? वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद आ जाता है इसका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगी? अब उसने सबसे पहले ऊपर कहा था सुपरविजन किसके पास होगी? सुपरविजन होगी इसकी फेडरल गवर्नमेंट के पास। और एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इंतजाम कौन संभालेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट टू द डायरेक्टर जनरल। वो डायरेक्टर जनरल देखेगा। अब यहाँ पर हमें दो सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपको वो ये कहे कि सुपरिटेंडेंस जो है वो किसके पास होगी, ये वाली, यानी इसकी सुपरविजन कौन करेगा, निगरानी कौन करेगा, तो वो कौन करेगा जी? फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। और अगर आपसे पूछेगा उसका इंतजाम कौन चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, तो उसका क्या, वो कौन करेगा? वो डीजी करेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद कौन है? क्या क्या काम है? आप लोगों के तबादले। ठीक है, आप लोगों का तबादला करना एक जगह से दूसरी जगह, वो सारे फैसले कौन करेगा? डीजी करेगा। सही है। इसके अलावा जितने फैसले हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, ठीक है, कहाँ पे बंदे लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने, कहाँ पे हमने नया पुलिस स्टेशन बनाना है, या एफआईए का जो स्टेशन होता है वो बनाना है। ठीक है, कहाँ से जो है वो उसमें क्या क्या तब्दीलियां करनी है, ये सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम है वो कौन करेगा? वो ऑब्वियसली वो डीजी करेगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल हु शेल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी सच ऑफ द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कहता उसके पास जो पावर्स होंगी वो इसके बराबर होंगी आईजी पुलिस के बराबर, अंडर द पुलिस एक्ट 1861। किसके तहत? पुलिस एक्ट 1861 के तहत। ये आप लोगों को 1 नंबर का एमसीक्यू मिल गया कि पुलिस एक्ट जो है वो कौन सा है? 1861 का। ठीक है, ये आपके पास 1 नंबर का एमसीक्यू ये आ गया। अच्छा, इसमें एक सवाल अगर आपसे मैं भी ये पूछ लूं कि जो डीजी है, डीजी एफआईए है, उसके पास किसकी पावर है? क्या उसके पास डीजी की पावर है? क्या उसके पास आईजी पुलिस की पावर है? क्या उसके पास जो है वो सेक्रेटरी दाखिला की पावर है? क्या उसके पास वजीर वजीर दाखिला की पावर है? सवाल इसी तरह से आना है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे कि उसके पास आईजी की पावर है। और किस एक्ट के तहत है? पुलिस एक्ट 1861 के तहत है। और ये जो पुलिस एक्ट 1861 है, इसका दूसरा नाम क्या है? दिस इज एक्ट 5 ऑफ 1861, यानी 1861 का ये 5वां एक्ट है। दिस उसके बाद है जी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। ठीक है, जैसा कि रूल्स में बताया गया। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द, जैसा कि रूल्स में लिखा गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो अब रूल्स के अंदर इसकी पावर्स भी लिखी गई होंगी कि इंस्पेक्टर जनरल की पावर जो है उसमें क्या क्या एक्सरसाइज कर सकता है, डीजी की पावर क्या होगी। ठीक है, वो क्या कुछ कर सकता है, वो तबादले कर सकता है, वो हायरिंग कर सकता है। ठीक है, वो उसके अलावा कौन कौन से जो है वो एक्शन खुद कर सकता है, और कौन कौन सी चीजों के लिए उसको विफाकी हुकूमत की या सेक्रेटरी दाखिला की या ऊपर वजीर दाखिला की अप्रूवल की जरूरत होगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होंगी। अच्छा, अब इसमें इस सेक्शन 4 में हमने क्या क्या सीखा? पहली बात ये सीखी कि सुपरिटेंडेंस, ठीक है, यानी सुपरविजन किसके पास होगी? फेडरल गवर्नमेंट के पास। एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगी? डीजी के पास। ठीक है, और ये सेक्शन कौन सा है सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का? सेक्शन 4।
अब मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे एक एक नंबर के सवालात हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है, उसके बाद वो ये कहता है कि जो आईजी है वो किसकी पावर्स एक्सरसाइज करेगा, आईजी पुलिस की, ठीक है। किस एक्ट के तहत, पुलिस एक्ट 1861 के तहत, ठीक है। पुलिस एक्ट 1861 का दूसरा नाम क्या है, यह है एक्ट 5 ऑफ 1861। कौन सा है, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1861। तो ये पांच छह सवालात जो है वो मैंने बना के दे दिए आपको इस सेक्शन नंबर 4 में से। हाँ भाई स्टूडेंट, समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? चले, उम्मीद है कि ये मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, असल में अभी हम स्टार्ट है तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो स्लो स्लो लेके चल रहे हैं, ताकि आपका जो है वो थोड़ा सा एक टेम्पो डेवलप हो, ठीक है। ताकि पढ़ने का जो है वो थोड़ा सा आपका एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाए। आगे हमने फिर आगे इसमें स्पीड लगानी है, सही है। बाकी आगे जो है वो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, ये लॉ भी बहुत ही आसान है, बहुत छोटा सा लॉ है, ठीक है। अच्छा, आप कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका जो इसके शेड्यूल लॉज हैं वो करने हैं या नहीं करने। वो जितने के करने हैं ना, जिस हद तक करने हैं वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, ठीक है। बस आपने उतने की करने हैं, सारे के सारे नहीं करने। उसकी वजह ये है कि वो इतने सारे लॉज हैं कि आप सारे के सारे नहीं कर, ठीक है। अगर वो आप करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है एक साल भी आप लोगों के लिए कम है, कि वो आप उसकी एक साल में भी तैयारी नहीं कर सकते। तो उसमें किस हद तक करना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, ठीक है। और उसके मुताबिक जो है वो आप लोगों ने वो प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी जो है वो हमने वो सारे के सारे लॉज नहीं करने, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें हमारा आज का जो एजेंडा था उसमें ये था कि एक तो हमने ये दो सेक्शन पढ़ने हैं, और दूसरा जो है वो आप लोगों को ये बताना है कि हमारा रोड मैप क्या है, ठीक है। रोड मैप बच्चों हमारा ये है कि डेली जो है वो हमारा एक लेक्चर होगा, जैसे आज हो रहा है, डेली एक लेक्चर। ये अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है वो हमारा FIA एक्ट कंप्लीट हो जाना है। इसका मैं आपसे टेस्ट लूंगा, इसके आपको MCQs दूंगा, वो भी आप तैयार करेंगे साथ साथ। इसका टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इसको एंड कर देंगे। इसके बाद फिर हम उसको उसी टाइम पढ़ेंगे जब हमने रिवीजन करनी है। तो डेली एक लेक्चर, ये इस वीक के अंदर तो इंशाल्लाह जो है ना, एक आध दिन के अंदर, 1-2 दिन में ये खत्म हो जाना है। इसका सिर्फ जो सेक्शन 5 है वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे सेक्शन बहुत छोटे छोटे। तो इसके अलावा इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर जीके, जो डेली लेक्चर हुआ करेगा। वन लाइनर जीके और पास्ट पेपर। जो पास्ट पेपर जो है वो जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो आपके साथ आप लोगों को यहाँ पे क्लास में पढ़ाएं। डेली जो है वो 40 मिनट से लेके 50 मिनट की डेली क्लास हुआ करेगी, ठीक है। और उसके अंदर हम आपको डिटेल में पढ़ाया करेंगे कि ये आपने इनको किस तरह से प्रिपेयर करना है। जिस तरह हम आपको पढ़ाएंगे उसी तरह से आपने उनको याद करना है। जी जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि पहले हम आपको इसके इसके MCQs भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और सिर्फ आपने वही MCQs याद नहीं करने हैं, इस एक्ट को भी आपने सारा पढ़ना है, ठीक है। इस एक्ट में से कहीं से कुछ भी सवाल बन सकता है, ठीक है। तो एक्ट को आपने इस तरह से याद कर लेना है कि इसमें जो फुल स्टॉप्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। इस हद तक आपने इसको याद कर लेना। छोटा सा एक्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप बाकी अथॉरिटीज के या एजेंसीज के एक्ट पढ़ें तो वो कम अज कम भी मेरा ख्याल है कि कोई किसी में 100 सेक्शन है, किसी में 80 सेक्शन है, 50 सेक्शन, 60 सेक्शन, इससे कम नहीं होता। ओके, अच्छा बेटा, इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैंने कहा कि हमने वन लाइनर जीके स्टार्ट करना है, और वो वन लाइनर जीके साथ चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि आपके वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने कैसे पढ़ने हैं। तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो 1-2 दिन के अंदर अंदर उसके हमने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करना शुरू कर देने हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जी अब जो कंप्यूटर है ना, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। उसको आपने क्या करना है कि लेक्चर 1 को आपने फलां डेट पे सुनना है, लेक्चर 2 को इस डेट पे, लेक्चर 3 को, लेक्चर 4 को, लेक्चर 5 को। यानी 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने सारे के सारे लेक्चर सुन लेने हैं और इसको कंप्लीट कर लेना है, सही है। ये साइड बाय साइड चलेगा। मिसाल के तौर पे हमारा डेली लेक्चर होता रहेगा, इसके साथ ही आपको जो सब्जेक्ट वाइज जीके है, यानी कि कंप्यूटर है, उसके बाद इंग्लिश आ जाएगा, कोई और सब्जेक्ट आ जाएगा, इसी तरह से IQ है, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो कोई एक सब्जेक्ट जो है उसके लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। और साथ में उसका प्लान भी शेयर हो जाएगा कि आपने आज के दिन में ये लेक्चर तैयार करना है, आज के दिन ये करना है, आज के दिन ये करना है। जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे उसके अगले दिन फिर उसका टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को हमने ठीक ठाक यहाँ पे काम देना है, और आपने जो है वो ठीक ठाक मेहनत करनी है। बेटा ये जेहन में रखिएगा कि आप जो है वो किसी शॉर्टकट के जरिए से जो है वो यहाँ पे पास होके सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट या कोई और ऑफिसर बन जाएंगे। तो आप लोगों को ये जॉब अर्न करने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको कभी भी गलत बयानी नहीं करूंगा कि आप बस जो है ना वो मेरा लेक्चर अटेंड कर लिया करें, आप लोग पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंपटीशन का एग्जाम होता है। आप लोगों ने इतनी मेहनत करनी है कि आप जो है वो आप लोगों के नाकाम होने की 1% भी प्रोबेबिलिटी ना रहे, सही है। तो आप सारे लोग जो हैं वो जितने भी लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, वो सारे ये अज़म करें कि हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि शायद इससे पहले इतनी मेहनत हमने किसी और एग्जाम में नहीं की होगी। और करनी भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि इससे पहले आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे थे,
वो जो बेटा एकेडमिक एग्जाम होते हैं ना, उसमें 33 नंबर वाला भी पास हो जाता है, 70 नंबर वाला भी पास हो जाता है, 90 नंबर वाला भी अगली क्लास में चला जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे अगर 1,000 सीट्स है ना, 1,000, तो उनके अगेंस्ट सिर्फ उन्होंने 5,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है। सही है, 1,000 सीट के अगेंस्ट 5,000, इसका मतलब है कि एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाना है। 1-5 की रेशो से वो लोगों को कॉल करते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर आपने किसी सीट के लिए अप्लाई किया है और उसकी जो है वो 50 सीटें हैं, ठीक है, तो कितने लोगों को वो बुलाएंगे? 250 लोगों को इंटरव्यू के लिए, 250 लोगों को बुलाएंगे। तो बेटा ये तरीकाकार होगा। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत करनी है कि आप लोग जो हैं वो सारे के सारे इंटरव्यू की टेबल पे मौजूद हो, ठीक है। और फिर आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराएंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों में से ही लोग होंगे जो कि एएसआई बनेंगे, एसआई बनेंगे, ठीक है, असिस्टेंट बनेंगे, स्टेनो बनेंगे, ठीक है, यूडीसी एलडीसी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है या कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, जहां जहां भी आपने अप्लाई किया है वहां वहां पे इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही है इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर जो है वो इधर तक ही है। कल इंशाल्लाह हम लोग सेक्शन नंबर 5 इसका डिस्कस करेंगे। 5, 6 और 7 जो है वो हमने कल डिस्कस करना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ में ना आए, वो आप जो है वो एडमिन वाले नंबर पे मैसेज करके, वॉइस नोट भेज के भी आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज जो है वो समझ ना आए, अगर इजी होगी तो वहां समझा देंगे, अगर जो है वो डिटेल्ड होगी तो हो सकता है कि हम अगले लेक्चर के अंदर आपको समझा दें। तो लेकिन इंशाल्लाह आपको जो आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी, उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।